नमस्कार। आज हम सबके बीच हम लोगों के परिवार के सदस्य विपिन बिहारी सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है, महामना परिवार से ही इनसे पूर्व परिचित हो पाए और आपका स्वागत करके अपनी वर्कशॉप में, जिसमें हम लोगों ने सूचना के अधिकार विषय पर कार्यशाला रखी है, आज कंक्लूडिव सेशन में सर का उद्बोधन प्राप्त हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग व्यूअर हैं इस पोस्ट को अभी शेयर करेंगे और पूरे मन से इसके जितने भी पॉइंट्स है इसको नोट करके अपने जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है इसके लिए लिखेंगे। स्वागत है सर, प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना परिचय और अपने अनुभव के विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय जो आपका रहा है उसे व्यक्त कर हम सबको थोड़ा सा प्रेरित करें कि हम लोग कैसे अपने ऊपर काम करके आप जैसी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन बिहारी सिंह, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और दिल्ली का एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट है। मेरी शिक्षा दीक्षा मगध यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज आरा बिहार से हुई बीएससी तक। उसके बाद मैंने बीएचयू से एलएलबी करी और महामना परिवार का एक सदस्य बना। महामना के बगिया यानी बीएचयू में स्टडी का एक अलग ही अनुभव है। वहां पर ये नहीं लगता था कि हम किसी बड़े शिक्षण संस्थान में हैं, बल्कि ये लगता था कि अपने परिवार के बीच में हैं, क्योंकि बीएचयू का बनावट ही ऐसा है, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि चाय पीने के भी निकलिए तो एक कोई गुरजन का से इंटरेक्शन हो जाता है। आप और कोई किसी भी काम के लिए पूजा करने के लिए बीटी जाइए, वहां भी किसी गुरजन का इंटरेक्शन हो जाता है। तो इससे लगता था कि हम सारे एक परिवार हैं, और जो वहां से ये भावना पनपी वो आज भी है। और हमारा सत्य प्रकाश जी से संबंध भी महामना परिवार के चलते ही है, इससे पहले नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज हम लोग की कार्यशाला सर आरटीआई एक्ट पर है। इस कानून को आए हुए 15 वर्ष हो चुके हैं और हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में पहले जानना चाहेंगे कि इसका क्या महत्व है, आखिर यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। इसको जरा सा अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत है। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि शासन व प्रशासन से कोई जानकारी ले सकते हैं। यानी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर शासन व प्रशासन से प्रश्न पूछकर उस पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत आम नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत जानकारी लेकर यह शासन व प्रशासन पर एक प्रभावकारी नियंत्रण रखता है। जहां तक इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल है, विश्व में तो यह बहुत पहले से कहीं कहीं आ गया है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन में यह 1700 कुछ ईस्वी में आया है, और यही कारण है कि स्वीडन दुनिया के शायद सबसे ज्यादा करप्शन फ्री स्टेट में से एक होता है। हमारे यहाँ इमरजेंसी के दौरान यह महसूस किया गया कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 का सहारा लेकर अनावश्यक हर काम में सैंक्शन लगा दिए गए, इम्पोज कर दिए गए हैं, सैंक्शन इम्पोज कर देंगे, जिससे लोगों को जानकारी नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है तो ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यह ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत आता है। इसका परिणाम यह हुआ कि जब जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो 1977 में इशू करी, तो उसमें यह रखा कि अगर यह पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को और उदार बनाएगी और लोगों को जानने की अधिकार देगी। जब मोरारजी देसाई सरकार का गठन हुआ तो सरकार ने इस पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया लेकिन सरकार कुछ कर पाती कि उससे पहले ही सरकार गिर गई और या फिर काम पेंडिंग रह गया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि सूचना के अधिकार के पक्ष में एक लोगों की जिज्ञासा या प्रबल इच्छा या लोगों में विचार आया कि इस पर सरकारें विचार करें। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब एक सुप्रीम कोर्ट के पास बात गया, जिसका नाम है उलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यह 1986 में मैटर डिसाइड हुआ और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जानने का अधिकार नागरिकों को संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में प्रदत्त
राइट टू एक्सप्रेशन का इनसेपरेबल इंटेग्रल पार्ट है, माने इसको अलग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना का अधिकार भी एक मूलाधिकार है, लेकिन चले सर चले। लेकिन मात्र अधिकार को, एक राइट को रिकॉग्नाइज करने से नहीं होता। इस राइट को कैसे दिया जाए, इस राइट को नागरिकों को मूर्त रूप में कैसे अमल किया जाए नागरिकों के लिए, यह एक चर्चा का विषय बना रहा। सबसे पहले इसमें एक राजस्थान का एनजीओ मजदूर किसान शक्ति संगठन आगे काम किया और बढ़कर के राजस्थान में इसके लिए बहुत काम किया। उसके बाद में जो मूल रूप से जो एनजीओ आता है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, मूलतः यही एनजीओ है जो शुरू से लेकर अंत तक इसके लिए फाइट किया कि आरटीआई एक्ट आना चाहिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने आरटीआई एक्ट पास किया। उसके बाद में कई स्टेट दिया और कई इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए। उन जजमेंट में ये भी बाद के जजमेंट में ये भी निर्धारित किया कि आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन मात्र राइट टू एक्सप्रेशन ही नहीं है, या राइट टू लाइफ में भी इंक्लूड होता है। यानी संविधान के आर्टिकल 21 में भी यह समाहित है, यानी यह निश्चित किया गया कि एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद में जब बीपी सिंह सरकार आई, बीपी सिंह सरकार ने भी ये घोषणा किया था कि चूंकि बोफर्स का उस समय मामला आया था और बहुत सूचनाएं छुपा दी गई थी, तो सरकार ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इस पर काम करेंगे, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई। फाइनली इसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो इसमें काम किया गया और एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित भी हुआ। इसको 2003 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और इसको लागू कर दिया गया। लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो उस पर विचार किया कि नहीं, इस पर एक वर्किंग ग्रुप स्टेब्लिश किया और उस वर्किंग ग्रुप का विचार था कि नए सिरे से एक आरटीआई एक्ट लाया जाए और इसके तहत एक न्यू आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया, जिस पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और इसको वर्तमान रूप में जनता के मिला। सामने प्रस्तुत किया गया, लागू कर दिया गया। बहुत ही अच्छा आपने इसकी हिस्ट्री बताई सर, और सभी सरकारों का इसमें योगदान है। ये पहली बार हम लोग आपके माध्यम से जान पाए हैं। मोरारजी देसाई सरकार से लेकर वीपी सिंह सरकार से लेकर फिर अपनी एनडीए गवर्नमेंट की अटल बिहारी सरकार से लेकर सभी ने इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास किया। बहुत सारे आंदोलनों के बाद इस चीज को हम लोग 2002 में कानून के रूप में पाए, फिर 2003 में, फिर 2005 में इसको इस फेज में हम लोग प्राप्त किए हैं। इसके बाद जेनेसिस तो लगभग हम लोग समझ चुके हैं कि इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर भी इसकी जेनेसिस के विषय में और क्या इंपॉर्टेंट है उसे आप प्लीज बताइए सर। देखिए, कोई भी कानून बनाया जाता है, चाहे वह पार्लियामेंट बनाए, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए, या कोई और कानून बनाने वाली बॉडी बनाए, आपको ये राइट को या तो रियलाइज करते हैं या लाइबिलिटी तय करते हैं। दो ही चीज के लिए सामान्यतः कानून बनती है कि या तो कोई आप राइट रिकॉग्नाइज करते हैं या किसी लाइबिलिटी को तय करते हैं कि अगर इन लाइबिलिटी जब तय करने का कानून बनाया जाता है तो निश्चित रूप से राइट पहले से रिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि जब तक आप किसी के राइट को वायलेट नहीं करेंगे, ब्रीच नहीं करेंगे, तो लाइबिलिटी की कोई बात नहीं आती है। तो 1986 के पुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में ये तो तय हो गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन का इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन ये नहीं तय होगा कि इसको कैसे लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि राइट टू एक्सप्रेशन केवल नागरिकों के ही मिले हुए, हमारे संविधान में दो तरह के फंडामेंटल राइट हैं। एक तो फंडामेंटल राइट है कि जिसको सभी को मिला, जो भी भारत में रहते हैं उस सबको मिला हुआ है, चाहे वो जुरिस्टिक पर्सन भी है या फॉरेनर है या जो कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन है, या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, या और भी कुछ ऐसे राइट हैं जिसको सबको मिला हुआ, उसमें ये कोई भेद नहीं किया जाता है कि नागरिकों को आप नागरिक हैं कि गैर नागरिक। लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन जो संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में रिकॉग्नाइज किया गया है, दिया गया है, वह केवल मात्र नागरिकों को ही दिए गए हैं। अतः
राइट टू इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं। और सेक्शन 3 आरटीआई एक्ट 2005 का क्लियर कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है, सिवाय इस एक्ट में एक्सेप्शन के अलावा। तो ये राइट ही आई। और इस पर 2 मैटर भी गए। सीआईसी के पास एक बार ऐसा हुआ कि मैटर गया कि किसी ने जी सर। अप्लाई कर दिया किसी कंपनी के भी है। जी सर। सीआईसी ने निर्णय दिया कि नहीं, आरटीआई एक्ट केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि आप कंपनी में काम करते हैं, आप एनजीओ में काम करते हैं, या आप कोई ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वह अप्लाई आप ट्रस्ट, एनजीओ या सोसाइटी के लिए नहीं कर सकते हैं, कंपनी के लिए नहीं कर सकते हैं। आप नागरिक होने के कारण अपने आधार पर कर सकते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। फिर बाद के जजमेंट में ये भी सीआईसी डिसाइड किया कि मात्र ये लिख देने से, जैसे मैं लिखता हूँ कि ए डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह कंपनी के बिहाफ पर किया है। वह अपना जो डिजाइनेशन दे रहा है वो पते के लिए दे रहा है, मेलिंग एड्रेस के लिए दे रहा है। इसलिए इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर व्यक्ति लिख दिया उसके नीचे अपना कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता है, मात्र इसी से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। तो ये राइट बिल्कुल स्पष्ट है कि यह राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत है, संवैधानिक राइट है। तो इसका मतलब ये है सर कि हम लोग इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी संस्था का पार्ट हो, अपना एड्रेस लिखते समय अगर अपनी संस्था का नाम लिखता है तो उससे उसके सूचना के अधिकार को लेने का पावर कम नहीं हो जाएगा, बल्कि उसका नाम, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो अपना नाम लिखता है तो सूचना का अधिकार लेने का उस व्यक्ति को अधिकार है। यही बात सर? नहीं, इसमें हम दो थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे। पहला तो आपने व्यक्ति यूज किया, व्यक्ति जैसा कि सेक्शन 6 में पर्सन यूज भी किया गया, जिसका अंग्रेजी पर्सन होता है, लेकिन लॉ में इसका बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग होता है। व्यक्ति का मतलब नागरिक भी होता है, व्यक्ति का मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन भी होते हैं, यानी जो कानून व्यक्ति बनाते हैं, जैसे कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट एटसेट्रा, ये सारे ये भी व्यक्ति में आ जाते हैं। तो यहाँ अच्छा। व्यक्ति नहीं, यहाँ व्यक्ति को नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसे नहीं मिलेगा, उसको अच्छा। अपने अधिकारों के तहत लिखना पड़ेगा कि मैं भारत का आवेदन कर रहा नागरिक। हूँ। और अपने डिजाइनेशन के लिए लिख सकता है, क्योंकि उसको मिले और ये कहाँ का रहने वाला है कैसे, तो वो अपना पद लिख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम दे सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ करे या ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हुए वह नहीं कर। अच्छा, तो अभी एक नई चीज हमें पता चली कि यदि हम उसमें सूचना का अधिकार मांगते समय अगर कहीं संस्था के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर हम निवेदन करें तो वो मुझे मना हो जाएगा। हमें इंडिविजुअल लेवल पे, सिटीजन के लेवल पे हमें अपने अधिकारों को मांगना चाहिए, नागरिक अधिकार को। नागरिक अधिकारों को। जी, इसमें और क्या क्या मुख्य परेशानियां हैं सर, जिसके कारण इस कानून का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो कम हो रहा है, अभी और होने की गुंजाइश है, और ज्यादा इस पे सफलता मिलनी चाहिए? इसमें कौन सी मुख्य प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग एड्रेस करना चाहेंगे। देखिए इसमें सबसे प्रॉब्लम है, हमारा अधिकार तो रिकॉग्नाइज हो गया 1986 में ही, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि यह एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन हमें इसको कानून बनाने में बहुत एक लंबा समय लगा। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तरफ तो नागरिकों को सूचना के अधिकार हैं, दूसरे तरफ यह एक भय सता रहा था कि कहीं इतना खुलापन न ला दे कि यह एनार्की ला दे, एक अव्यवस्था ला दे, कोलाहल ला दे समाज में, सारे लोग सब कुछ कहें कि सब हमें भी अधिकार दे दिए, हमें ये भी जानना चाहिए, हम भी यही जानना चाहिए, तो ये राष्ट्र के सामने और पब्लिक इंटरेस्ट की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात है कि इसमें सबसे बड़ा जो पेचीदा मामला है वह ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 है। सॉरी, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 है। यह एक प्रावधान करता है कि ऑफिशियल जो सेक्रेसी है उसको मेंटेन किया जाए, अगर उसको कोई खोल देता है तो उसको सजा देने का प्रावधान है। अच्छा। तो उस और इसको हम एक लंबे परंपरा से चलाते आए, ऐसा नहीं है कि आज चला। 1923 का एक्ट है।
हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे परिवर्तन हैं और आज भी हुए हैं, लेकिन इस एक्ट को हम चलाते आ रहे हैं। जी दूसरी हमारी जो समस्या है, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 123, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 123 यह प्रावधान करता है कि अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का पब्लिकेशन नहीं हुआ, पब्लिकेशन का मतलब हुआ कि या तो वह गजट में प्रकाशित हुआ है, या ऑफिशियली न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, या ऑफिशियली कहीं एफिक्सेशन भी किया गया है, मान लीजिए कहीं सार्ट वगैरह भी देने से, ये भी लेकिन उसके लिए ऑफिशियली जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में नहीं हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट को अगर एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करना है, तो उस विभाग के अध्यक्ष यानी जो भी इंचार्ज है उस विभाग से उनसे परमिशन लेना पड़ता है, और वह परमिशन वे अपने वह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं पब्लिक। लेकिन बाद के सब्सिक्वेंट बहुत सारे ऐसे कोर्ट के डिसीजन आ गए जिसमें यह तय हुआ कि वे अपना जो डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेंगे, तो नहीं जब करते हैं तो मात्र पब्लिक इंटरेस्ट में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आर्बिट्रेटली कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो ये तो बहुत हद तक सेटल हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट अभी भी एक परेशानी बना हुआ है। और जो आगे इसमें किया गया, खुद आरटीआई एक्ट में ही एक्सेप्शन बहुत ज्यादा दिए गए। एक तो है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, उसको हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। फिड्यूशियरी मतलब कि विश्वास का जो रिश्ता है, जैसे एडवोकेट और क्लाइंट के हुआ, तो एडवोकेट पर क्लाइंट हमेशा विश्वास करता है, एक कानूनी रूप से माना गया है। डॉक्टर और पेशेंट का है, डॉक्टर हमेशा विश्वास करता है। या मान लीजिए कि बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड है और उसका एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर और बोर्ड में फिड्यूशियरी रिलेशन विश्वास, जी जिसमें ये भी कहा गया कि नहीं, आप जब एग्जामिनी का कॉपी एग्जामिन हो चुका है, तो आप उसको जब चाहता है तो उसको कॉपी को तो दीजिए, लेकिन एग्जामिनर का नाम खोलना जरूरी नहीं। तो ये सारे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। और इसमें जो एक्सेप्शन में परेशानी आती है वह यह है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में तीसरे पक्षकार का कोई इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ, उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, तो उसको पहले नोटिस जाएगा, वो आएगा, अपनी प्रक्रिया करेगा, उसके बाद देगा। और चौथी इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति का उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी इसमें कॉपीराइट, ट्रेड नेम, ट्रेड सीक्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वायलेट होता है, तो उसमें भी इसको रोका जा सकता है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाएगा। तो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के बारे में तो बहुत सारे सेटलमेंट हो चुके हैं कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन उसी को कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति के इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ये नहीं कि कंपनी का इंटरेस्ट को हम पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, जी बताएं बताएं, सबसे बड़ी परेशानी आती है वो कानूनी दावपेच प्रोसीजर में। इसमें ये होता है कि पहले जब हम कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाता है सूचना के लिए, उसका अधिकार अगर 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर नहीं देता है, तो फिर उनके एक अपेलेट बॉडी होते हैं, विभाग के उनके सुपेरियर ऑफिसर होते हैं, 30 दिन के भीतर वहां अपील किया जाता है। फिर 30 दिन में अगर मैटर डिसाइड नहीं करते हैं या कर देते हैं, आप एग्रीव्ड हैं, तो उसके 90 डेज के भीतर आप स्टेट कमीशन या सेंट्रल कमीशन के पास जाते हैं। वहां से मैटर वैसे तो बताया गया कि 30 दिन में डिसाइड हो गया, लेकिन व्यवहार में 30 दिन में मैटर डिसाइड नहीं होता है। बहुत सारा ऐसे समय आता है कि कमीशन के सामने आपको 6-6 महीना तो लिस्ट ही नहीं होते। बिल्कुल। इसके बाद जब एग्री वहां पर रेमेडी एडजस्ट करती है, तो एग्री पर्सन हाई कोर्ट चला जाता है, रीट पिटीशन लेकर चला जाता है। रीट पिटीशन डिसाइड होता है तो रीट अपील या एलपीए जो भी कहते हैं, जैसे यूपी में रीट अपील कहते हैं, आसाम में रीट अपील कहते हैं, लेकिन पटना और दिल्ली में एलपीए बोलते हैं। तो उसके बाद डिवीजन बेंच में जाता है, डिवीजन बेंच से रेमेडी एग्जॉस्ट करती है तो फिर एसएलपी जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये काफी लंबा प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। और अगर प्रक्रिया को कट हम करते हैं तो फिर इसमें आर्बिट्रेटनेस आ जाएगी। तो ये हमारी समस्याएं हैं, ये सब परेशानियां हैं सर। क्या इन परेशानियों को हम लोग थोड़ा कम करने के लिए, जिससे कि इस कानून का पूरा सदुपयोग हो सके और मतलब एनार्की भी ना डेवलप हो,
कोई आर्बिट्रीनेस भी ना आए। क्या कोई संशोधन ऐसा है जो इस परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून का सदुपयोग हो सके, इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती है सर? जी हाँ, मेरे समझ से सबसे पहले तो जो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ा होना चाहिए। इसमें होता है क्या, जैसे कि मैंने 2 बरस पहले एक मैंने यहाँ पर फाइल किया था सीआईसी के समक्ष, एक अपील यूपी से फाइल किया था। जी उसमें मेरा मैटर लगभग साल भर, इसलिए साल या 6 महीना, लगभग 6 महीना ज्यादा ही कुछ इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो रहा। तो एक कानून में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एक कमिश्नर जब रिटायर करता है उसके समय, रिटायरमेंट के समय से 1 महीना या 2 महीना पूर्व ही सर्च कमेटी दूसरे कमिश्नर को सर्च करे, ओके, ताकि ये स्थिति ना आए कि कुर्सी इसमें खाली रहे। कोरम नहीं पूरा हो रहा है, ऐसी स्थिति ना आए। नंबर 2, आप अगर नए वैकेंसी है, नए कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में आप महीना या मैक्सिमम 2 महीने के भीतर में आप मेंबर्स कमिश्नर को सारे अपॉइंट कर लीजिए। सर्च कमेटी का ये काम होना चाहिए। या किसी परिस्थिति में जब खाली किया जाता है, अकस्मात खाली हो जाता है, जैसे डेथ हुआ, इनकैपेबिलिटी हुआ या और कोई दुराचार के मामले हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी 2 महीना के भीतर में ये मैंडेटरी प्रोविजन करना चाहिए कि यह है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो जाए। और दूसरी जो इसमें मेरा सुझाव है कि यह कानून में प्रोविजन करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, थर्ड पर्सन के कॉपीराइट की। जब एक बार पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है, आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास चली आई और कोई प्रॉपर वे में मांग रहा है, तो मेरे समझ से ये नहीं लगता है कि किसी को डॉक्यूमेंट मात्र दे देने से कॉपीराइट का उल्लंघन होता है या और कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उल्लंघन होता है। क्योंकि ये तो जानकारी, आपको कॉपीराइट तो वैसा चीज है जो कि पब्लिक नॉलेज में आने के बाद होता है। कोई गाना रिकॉर्ड होता है, जब तक गाना वो पब्लिक पार्लेंस में आया नहीं तो कॉपीराइट किसी का होगा कैसे? बिल्कुल। कोई ट्रेड नेम है, मान लीजिए टाटा का नेम है, तो टाटा नेम जब पब्लिक में आया उसके बाद भी टाटा का नाम प्रोटेक्ट होता है कानून में। उसी तरीके से और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, तो सारे जब पब्लिक, जैसे गया का तिलकुट हुआ, बनारस की साड़ी हुई, तो बनारसी सिल्क जो होता है ये प्रोटेक्टेड तब है कि जबकि लोगों में ये पॉपुलर हुआ बनारसी सिल्क, तब जाकर के प्रोटेक्टेड हुआ है। हम्म। तो वैसी परिस्थिति में इस आधार पर सूचना को नहीं रोका जाना चाहिए। जहां जी तक थर्ड पार्टी का सवाल है, तो इसको बहुत रीजनेबल किया जाना चाहिए। थर्ड पार्टी के नाम पर आप नोटिस, ठीक है, आप नोटिस देना, आपको जवाब देना है तो दीजिए, हम दे देंगे उसके बाद में। और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि लॉन्गर जो कानूनी जो प्रक्रिया है, तो उसमें ये कहा जाना चाहिए कि एक बार जब कमीशन डिसाइड कर दिया तो हाई कोर्ट इस पर स्टे न दे। ठीक है, आप जो मन करे सो आप डिसीजन देते रहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको स्टे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए कि आप, ठीक है, डिसीजन के 30 दिन के भीतर में आप सूचना तो दे दीजिए। तो ये बातें होनी चाहिए। अगर ये इतनी बातें कर दी जाती है तो हमारी समझ से काफी सफल एक्ट हो है। ये बहुत अच्छा लगा सर कि आपने उन पिन पॉइंटेड जहां पर सुधार की गुंजाइश है, जहां से समय कम किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए आपने एक एक 4-5 पॉइंट जो हो सकता है उसे आपने बताने की कोशिश की है सर। इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जैसे बहुत सारा चीज सूचना डालना चाहिए ऑफिशियली लोगों को, डिस्क्लेमर के तौर पे अपने से आरटीआई के तहत कानून है कि आपको बहुत सारा कंटेंट आपको डिजिटली अपने वेबसाइट पर, अपने वेब पेज पर डालना होगा, लेकिन लोग उसको भी बहुत ही क्रिटिकल वे में, बहुत ही संक्षिप्त में डालते हैं। डेडिकेटेड जानकारियां वहां प्रोवाइड नहीं है, जिससे कि लोगों को मांगना ही है। जब जो चीज आप देना है दे सकते हैं, उसको आप क्यों नहीं डिस्क्लेमर करके रखते बहुत सारी चीजें, जिससे कि जनमानस वैसे भी जान ले आपके बारे में, और उसमें बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है आजकल डिजिटल करने में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी, ये तो सारे कानून के बारे में होती है। जैसे कि हमने 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना दिया, लेकिन अभी भी हमारी माँ बहनों के बहुत सारे लोगों को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं कि ऐसा भी कोई एक्ट है। हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम तो बना दिया, लेकिन बहुत सारे 1929 में बना दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये जानकारी नहीं है कि ये भी अधिकार है कि जब एक निश्चित सीमा से पहले शादी हो रही है तो कानूनन उसको रुकवाया जा सकता है। उसी तरीके से बहुत सारे हमारे कल्याणकारी कानून हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये एक तो ये सूचना का अधिकार है
अभी तक जो यूज किए जा रहे हैं या काफी लिमिटेड लोगों द्वारा किया जा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा यूज किया जा रहा है, कुछ ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और कुछ जो बड़े अपने जो लोग जो इस तरीके से जुड़े हुए उन्हीं लोगों से आम पब्लिक अभी भी सूचना का अधिकार का उपयोग कर ही नहीं रही है। इसके लिए जरूरी है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसे पॉक्सको के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है, जो बच्चों के साथ में जो मलिस्टेशन एटसेट्रा जो भी अपराध होते हैं उसके बारे में जानकारी जागरूकता दे रही है, महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी जागरूकता दे रही है। उसी तरीके से एक अभियान ये भी चला है कि लोगों को जानने का अधिकार है, क्योंकि ये करप्शन और जानने का अधिकार से बड़ा नेक्सस क्लोज का है। बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं जिसमें करप्शन का इसमें उजागर हुआ है। बहुत भारत के जाने जितने भी अभी हाई प्रोफाइल करप्शन हुए हैं सब आरटीआई से ही उजागर हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल। परिस्थिति में अगर लोग एक बार सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक हो जाते हैं सभी लोग, तो निश्चित रूप से करप्शन पर काफी हद तक है, और बायसनेस, खासकर जो करप्शन का जो बायसनेस होता है उस पार्ट पर नियंत्रण इसका किया जा मतलब सकता हमें ये पता चल गया कि यदि हमारा एक कार्यक्रम जो है, जो कि सूचना के अधिकार के लिए, उसके प्रचार के लिए, या ये कहा जाए उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए आज ये बुलाया गया है। पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपर्ट के माध्यम से स्टाफ को आयोजित करके जो कार्य किया है, एक समाज सेवा ही है, जिससे कि बहुत सारे लोग इस कानून के विषय में एन किन प्रकार जानेंगे, इनकी इंटरेस्टी को जानेंगे, और इस वर्कशॉप को डेडिकेटली और भी सीरीज में करना चाहिए। आरटीआई एक्ट का वर्कशॉप 1, 2, 3 ऐसे जिससे करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को हम लोग इस कानून के विषय में जानकारी दे पाए, और कुछ जो एक्सपर्ट है उनकी राय को उनके सामने प्रस्तुत करके उनका एक मोटिवेशन कर पाए कि इस कानून का उपयोग करें। समस्याएं बहुत हैं सर, और इन समस्याओं से हटकर फिर भी आरटीआई का उपयोग हो रहा है। किसी ने कहा कि केवल 2% लोग ही अभी तक पूरे पॉपुलेशन के आरटीआई का उपयोग किए हैं। अभी 98% लोग तो इस आरटीआई कानून का उपयोग ही कभी लिखे ही नहीं, एक भी आरटीआई। क्या लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस रूप में यह कानून है, क्या वह सक्षम है, या इसमें और भी आने वाले समय में हम एक एक्सपेक्टेशन रखें कि इसमें और कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, जो आरटीआई सबसे तो पहले सत्यप्रकाश जी ये बता दें कि अब मैंने कहा कि ये लोगों में अवेयरनेस जागरूकता पैदा की जाए, और इसके लिए मैंने सुझाव दिया कि नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। लेकिन यह मात्र सरकारी मुद्दे की बात नहीं है, जैसे कि आप कर रहे हैं और भी कुछ संस्थाएं कर रही हैं। यह जी बड़ी ही सराहनीय बात है और बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह के काम आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों को आरटीआई के बारे में जागरूकता आए। और मैंने पहले भी बता चुका है कि आरटीआई की जितनी जागरूकता आएगी, करप्शन पर उतना ही लगाम लगेगा। तो अब बात आ रही है कि इसमें आम आदमी को कैसे जोड़ा जाए। देखिए, पहले तो इसमें बात है कि इसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि एक प्रिस्क्राइब पर फर्मा में सूचना मांगी जाती है। इस चीज को खत्म कर देना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्रिस्क्राइब वो सूचना क्या चाहते हैं, वो सूचना लिख कर कैसे भी भेज देते हैं, आप उसको दीजिए। फॉर्मेट से अभी हटना भी जब पड़ेगा। हमारे आदमी हम भी इम्प्रेशन लगाकर पैसा लेते हैं, ठप्पा लगाकर पैसा लेते हैं, उठाते हैं, उस व्यक्ति जी से आप क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं कि वो प्रिस्क्राइब पर फर्मा में दें? तो फिर बात वहीं जाएगी, वकील साहब के पास जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। जैसे प्रोसीजर के पास में प्रोसीजर आप जितना इजी करते हैं उतने लोगों में मैटर वो पॉपुलर होता है। और इसके लिए सरकारों की मंशा बहुत बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो भी पीआईए बैठे हुए हैं, जो भी सूचना ऑफिसर बैठे हुए हैं, उस सूचना को दबाए नहीं, सूचना को कम्युनिकेट। सर क्या कोई दंड है? जैसे कि मान लीजिए कोई पीआईओ या सीपीआईओ या अपीलेट अथॉरिटी जानबूझकर सूचना को दबा रहा है, तो केवल 25,000 रुपए पेनाल्टी, जबकि करप्शन इतना बड़ा बड़ा है, तो उसके एवज में क्या ऐसा कुछ है कि जिनको उनको डरे कि नहीं, अगर हम सूचना छुपाएंगे तो हमें कुछ दंड मिलेगा या इसका नुकसान होगा? दंड दंड की व्यवस्था है। अगर आप जाते हैं सेक्शन 18 में कंप्लेंट करते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और कमीशन यह पाता है कि पीआईओ ने जानबूझ करके आपके मैटर में लापरवाही की है, परिस्थिति में उन्हें पेनाल्टी।
अच्छा, तो ये पेनाल्टी केवल 25,000 रुपए जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वही है कि उसके अलावा भी कुछ पेनाल्टी है सर? पेनाल्टी में और भी होंगे, एक पेनाल्टी के साथ कई पेनाल्टी आ जाती है। जैसे एक जगह आप पाते हैं कि 2 दिन के लिए आप गलती करते हैं या कोई ये ऑफिसर 2 दिन के लिए गलती करता है और कन्विक्शन उसी पर हो जाता है, तो उसी आधार पर उसकी नौकरी चली जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप एक थोड़ा-सा भी अगर आपको एक इवन आपके खिलाफ रिमार्क भी हो जाता है, तो उसके भयंकर कंसेक्वेंसेस होते हैं। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट पैदा हो रहे हैं जो डेडिकेटली इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो जनता को जनमानस नहीं कर रहा है स्पेसिफिक, और उसका नुकसान भी उठा रहे हैं। उनको किल कर दिया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है, लाइफ थ्रेट से उनको रोका जाता है कि आप इस काम को मत करिए, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के बीच में एक दीवार की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो करप्शन से लड़ना और उसको सामाजिक चेतना का विषय बनाना ये बहुत बड़ी चीज है सर। लोगों का भय कैसे खत्म हो, उनको क्या प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है, इस तरह से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग आरटीआई के कानून के चक्कर में पड़े और पता चला कि हमें मार दिया जाए तो क्या हमें सुरक्षा का भी कुछ है ऐसा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि करप्शन का जो नेक्सस होता है सदा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि करप्शन जो फ्लो करता है वह शासन और प्रशासन से करता है। ऐसे नहीं है कि वैक्यूम में कोई करप्शन नहीं हो जाता है, भले ही वो प्राइवेट आदमी करप्शन करवाता हो, लेकिन वैक्यूम से नहीं होता है, कहीं से न कहीं से उसको जाकर सपोर्ट और उसमें इन्वॉल्वमेंट शासन और प्रशासन के शीर्ष स्तर तक होता है। तो वैसी परिस्थिति में उनके हौसले बुलंद होते हैं, एक नंबर। लेकिन संघर्ष करने वाला भी कमजोर नहीं होता है, उसके पीछे जनमानस होता है। लेकिन इसमें एक जो तीसरी बात आ गई है जो परेशानी पैदा कर रही है कि कुछ लोग पेशेवर भी जुड़ जाते हैं। जैसे ही कोई स्कीम लॉन्च किया जाता है वेलफेयर के लिए, जैसे भी कोई नए कानून लाए जाते हैं, तो उसका उपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होने लगता है। तो शासन और प्रशासन को चलना भी चाहिए और ये भी करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका एक ही उपाय है कि जनता में जागरूकता पैदा किया जाए। अगर जनता जागरूक हो जाती है, तो ये सारी समस्याएँ अपने आप हट जाएँगी। अगर वे समझ जाएँ कि मुझे भी अधिकार है कि हम सूचना ले सकते हैं। हमारा राशन कार्ड क्यों नहीं ए का क्यों नहीं बना, बी का क्यों बन गया? उसने जी किस सर। तारीख को अप्लाई किया था, हमने किस तारीख को अप्लाई किया था, हमें दे दीजिए। तो ये उनकी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है। हम तो लोग ये बात शिक्षा में नहीं है काम कर कि रहे हैं आप सर, हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं। महामना के प्रांगण से निकले हुए 2 पुष्प आप सभी के सामने यहाँ पर हैं। महामना की तस्वीर सर के ठीक पीछे लगी हुई है, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। और हमारे मन में सदा ही महामना के प्रति शिक्षा के लिए हमने डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के माध्यम से शिक्षित वर्ग को अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, अपनी टॉक प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा निवेदन सोशल मीडिया पर किया है। आज मैं सर से जानना चाहता हूं, क्या सोशल मीडिया का इस तरह का उपयोग और यदि बढ़ाया जाए तो क्या जो सोशल मीडिया में टॉक्सिसिटी जो फैल रही है, जो निगेटिविटी फैल रही है, इसके थ्रू बहुत सारे जनमानस का माइंडसेट डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो क्या उसमें हम लोग अच्छी चीजों को भरकर इस चीज को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है सोशल मीडिया सोसाइटी का। आज की डेट में सोशल मीडिया का इंटरेक्शन बहुत बड़ा है सर, इसके बारे में सर 2 लाइन कुछ कहें। देखिए, सोशल मीडिया का जब आविर्भाव हुआ तो इन्हीं लक्ष्यों को लेकर हुआ कि लोग कनेक्टिविटी है। देखिए, संसार ने 3 क्रांतियाँ देखी है, दुनिया ने 3 क्रांतियाँ देखी हैं, उसमें तीसरी क्रांति है अ, ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है। जी इन्फॉर्मेशन सर। टेक्नोलॉजी की क्रांति मात्र एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन तक नहीं है, इसका मतलब कि दुनिया व्यापक पैमाने पर जुड़ गई है। जी आज सर। ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं होता है कि आप यहाँ करें और अमेरिका से तुरंत जुड़े हुए हैं। हम लोग आप वाराणसी बैठे हुए हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। कोई न्यूयॉर्क से जुड़ सकता है, कोई लंदन से जुड़ सकता है, कोई पेरिस से जुड़ सकता है, कोई आपको जिद्दा से जुड़ सकता है। तो बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। की दुनिया बड़ी छोटी हो गई है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार ही इसलिए किया गया कि हर एक व्यक्ति का हर लाइब्रेरी में जो कंट्रीब्यूशन हो और वहाँ का फ़ायदा ले सके। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ कर रहे और हर एक व्यक्ति की जो अच्छाई है वह कम्युनिकेट सभी लोगों में करे ताकि सीमित साधनों को व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जी तो सर। सोशल मीडिया में लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि
कोई भी जो व्यवस्था लाई जाती है तो उसका उपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा हो जाता है। तो ये अफवाह तंत्र फैलाने का तो ये लोगों ने हैक कर लिया एक तरीके से, लेकिन इससे रचनात्मक दिमाग वाले को पीछे हटने की जरूरत नहीं है और जुड़ने की जरूरत है। और जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी, लोग पॉजिटिविटी का समर्थन ज्यादा करते हैं निगेटिविटी के बजाय, तो वे अपने आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थैंक यू सर, हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला सर आज की टॉक से, बहुत सारा मोटिवेशन आरटीआई पे मिला और इस कानून का सीधा सीधा उपयोग करप्शन से है, जो कि सबसे ज्यादा दुश्मन है हमारे देश की व्यवस्थाओं का, गरीबी का, साक्षरता का, स्वास्थ्य का। और अगर हम करप्शन फ्री समाज बनाना चाहते हैं तो इस कानून को जरूर हमें अपना हथियार बनाना चाहिए और कम से कम जीवन में 1 या 2 बार इस कानून का उपयोग जरूर करना चाहिए। जैसे पहले कथा कहा जाता था, पहले लोग किस्सा कहते थे, यदि ये काम नहीं किए तो गौरवरा का जन्म होगा। तो हम आज ये कहते हैं कि अगर आरटीआई अपने जीवन में लगाए नहीं तो आपका निश्चित गौरवरा का जन्म होगा। और इस बात के साथ सर का आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे कि इस कार्यक्रम को आज के लिए ऑफ किया जाए। आगे फिर हम लोग सर को इनवाइट करेंगे, जिससे कि और अच्छी चीजों को हम लोग सर से सुने। जी, पहले मैं विदा लूं, इससे मैं एक बात बोल दूं कि आपने जैसे ये कहा कि एक बार जरूर यूज करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों का कम से कम बताया जाए कि आपकी आरटीआई का अधिकार है और उस आरटीआई का उपयोग करते हुए आप छोटे छोटी जो समस्याएं हैं, अपनी आसपास की जो ब्लॉक की समस्याएं हैं और जो आपको राजस्व विभाग की समस्याएं, उसको दूर कर सकते हैं, समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो यह ज्यादा अच्छा है जो आप कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें एक मौका दिया लोगों से जुड़ने का, संवाद करने का, पूरे महामना परिवार से और लोगों से, जिसके लिए हम आपके लिए आभारी रहेंगे। नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू।